देखिए भाई, एक क्वेश्चन और करा देते हैं एलपीपी का। ठीक है भाई, सभी फिजिबल सॉल्यूशन ज्ञात करो। इसके जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन है वो आपको ज्ञात करने हैं। साथ ही अनभ्रष्टता और अभ्रष्टता की भी जांच करो। डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी की भी आपको क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है भाई, अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें अजय, सबसे पहले तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, दो। समीकरणों की संख्या कितनी है बोलो यहाँ पर, समीकरणों की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू कितनी है, दो। ठीक है भाई, समीकरणों की संख्या दो है और चरों की संख्या बोलो कितनी है, चरों की संख्या है आपकी कितनी, 3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? तो दो की जो वैल्यू है, दो की जो वैल्यू है वो किससे छोटी है बोलो, 3 से छोटी है। यानी समीकरणों की संख्या किससे छोटी है बोलो, चरों की संख्या से। तो देयरफॉर अधिकतम आधारी हल कितने हो सकते हैं बोलो, अधिकतम आधारी हल एनसीएम आधारी हलों की संख्या कितनी होती है बोलो, एनसीएम। ऊपर आते हैं चर, नीचे आते हैं समीकरण। ठीक है भाई, अब बोलो इसका फॉर्मूला कितना होगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3-2। तो ऊपर बचेगा 3। तो कितने अधिकतम आधारी हल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। लेकिन 3 कौन कौन से होंगे वो आपको निकाल के बताने हैं। ठीक है भाई, अब यहां से अगर हम बात करें, अब ए आधारी चर कितने होंगे बोलो, ए आधारी चर, ए आधारी चरों की संख्या। अब भाई टोटल चर कितने हैं बोलो, टोटल कितने, 3। और समीकरण कितने, 2। 3-2 बराबर 1। एक ए आधारी चर होगा जिसको शून्य के बराबर करना होता है आपको। ठीक है भाई, तो देखिए गुणांक मैट्रिक्स बोलो कौन सी है, गुणांक मैट्रिक्स यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। हाजी, ये चल रही है आपकी 1-1-2। इसका गुणांक कितना है, 1-1-2। इसका 3-5-8, 3 है, 5 है और कितना है बोलो, 8 है। अब भाई कौन सा कॉलम, पहला, कौन सा कॉलम, दूसरा, कौन सा कॉलम, तीसरा। अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, 3 कॉलम आपको दिए। हाँ जी भाई, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है और कौन सा है, तीसरा कॉलम है। तो अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। कोई समस्या? अब देखो यहां से हमें एक चर का मान शून्य करना है। अब भाई आधारी हल कौन कौन से हो सकते हैं, आधारी मैट्रिक्स जो निकाल रहे हो, आधारी हल हमारे पास एक तो इसके संगत निकल सकता है। आधारी हल के लिए एक तो V1 बन सकता है, V1 यानी कि अल्फा 3 का मान 0 कर सकते हो। यानी कि ये हमारे पास है अल्फा 1 है, अल्फा 2 है और अल्फा 3 है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। अब कितने जोड़ा बन सके, अल्फा 3 का मान 0, तो एक तो बन सके अल्फा 1 और एक V2 बना सकते हो, एक अल्फा 1 और अल्फा 3। और एक कौन सा बच सकता है फिर, V3 में अल्फा 2 और अल्फा 3, 3 ही बन सकते हैं। तो देखिए देयरफॉर XV1 क्या निकलेगा बोलो, XV1 में अल्फा 1 और अल्फा 2 है तो क्या निकलेंगे बोलो, X1 और
x2। कौन से चर निकलेंगे बोलो? एक तो x1 निकलेगा और दूसरा कौन सा निकलता है? x2। x1 और x2 यही तो निकलेंगे। अब x1 और x2 कैसे निकाले जाएंगे बताइए? अब यानी कि b1 का इन्वर्स आएगा। हाजी इसका इन्वर्स बोलो कितना है? b1 अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 का मान कितना है? 1 3 1 5 और इसका क्या आएगा बोलो? इन्वर्स। ठीक है भाई। आने के बाद x1 x2 और इन टू में आता है v की वैल्यू कितनी है बोलो? 12 और 50। 12 और 50। अभी कैसे निकलता है बोलो? पहले तो डिटरमिनेंट का भाग दो। 5 - 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। 5 - 3 कितना आया? 2। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा? ये दोनों आपस में रिप्लेस 5 और 1 और इनके आगे और ये कितना हो जाएगा बोलो? 12 और 50। इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दो और इनके आगे माइनस लगा दो। हाँ जी अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा? 1/2। अब रो का कॉलम से कीजिए। रो का कॉलम से कीजिए तो कितना बचा? 10। अब ये आएगा 14। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 और ये कितना बचेगा? 7। 5 और 7 तो लिख लीजिए इसको। यही आ रहा है? कितना आ रहा है? लिखो। ऐसे 3 निकलेंगे भाई। अब 2 को आप निकाल के बताओ। ऐसे कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। 2 आधारी हलों को आप निकाल के बताइए कौन कौन से निकलेंगे। -2 और 2 और 5 है। चाहिए इसमें तो एग्जामिनेशन में आए होंगे। करवा दूंगा मैं देख। ये तो एग्जाम वाले चल ही रहे। एग्जाम वाले तो कहाँ से आएंगे? वही आ रहे हैं घूम फिर के। उतनी फिक्स है इसकी लिमिटेशन थ्योरी की। अब बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनर दे नहीं सकता ज़्यादा बड़ा बार 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 बार, तो क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? तो थ्योरी से ही देता है। थ्योरी के वही रिपीटिशन होते हैं। कहाँ है? डिजनरेसी और नॉन डिजनरेसी। डिजनरेसी और नॉन डिजनरेसी। ये क्वेश्चन नंबर 45 तो मैंने करा दिया था कल।
27 पेज पर है ना। लिख लिया ना। अब दूसरा आधा रियल निकालना। अब मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में इसके दो मान निकले हैं x1 और x2 के, क्या इनमें से एक भी जीरो है क्या? भाई यहां से x1 का मान 5 और x2 का मान 7। अगर इनमें से एक भी चर का मान जीरो नहीं है तो अपभ्रष्टता क्या अनभ्रष्टता? अनभ्रष्टता। भाई नॉन डिजेनरेसी आएगी क्योंकि भ्रष्ट नहीं होगा ये। और चूंकि ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है, या तो जीरो या जीरो से बड़ा हो तो कैसा होगा? सुसंगत, यानी कि फिजिबल। तो ये जो हल है वो कैसा है बोलो? अनभ्रष्ट। अनभ्रष्ट तो है ये, अनभ्रष्ट। और कैसा भी है बोलो? सुसंगत। और आधारी है ही ऑलरेडी। अनभ्रष्ट, सुसंगत, आधारी हल है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, नॉन डिजेनरेसी फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत? भाई सभी कैसे माने? ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इस कारण तो सुसंगत हुआ। दूसरा, इसमें से एक भी जीरो नहीं है, इस कारण ये कैसा हुआ? अनभ्रष्ट हुआ। और आधारी ऑलरेडी है ही क्योंकि डिटरमिनेंट का मान क्या नहीं है? जीरो नहीं है। ठीक है भाई, अगर डिटरमिनेंट का मान जीरो नहीं होता तो सीधा कैसा होता है? फिर वो आधारी हल निकल जाता है। अब देखो नेक्स्ट कीजिए। हाँ जी, B2 निकालना। B2 यानी कि तथा XB2 निकालो। XB2 ये किसका इनवर्स आएगा बोलो? B2 का इनवर्स। इनटू में कितना आएगा? V। अब B2 का इनवर्स यानी कि B2 कहाँ है? B2 जो है अल्फा 1 और अल्फा 3, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम। पहला कॉलम है 1 3 और 2 8। कितना आएगा? 1 3 2 8 का क्या आएगा? इनवर्स। और V कितना था बोलो? 12 और 50, यही तो था। अब इसका इनवर्स निकालो भाई। पहले तो डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। 8 - 6 2। अब एडजॉइंट निकालेंगे, इन दोनों को आपस में रिप्लेस और इनके आगे माइनस। और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? 12 और 50 से। ये आ गया 1/2। अब रो का कॉलम से कीजिए, और माइनस का 100 और ये 96 और ये माइनस का 100, कितना बचेगा? माइनस का 4। अब इसका कीजिए माइनस का 36 और प्लस का 50। अब किसका डिवाइड करेंगे? 1/2 का, तो कितना आएगा? माइनस का 2। अब देखो दोनों में से क्या कोई भी जीरो है क्या? अब जीरो तो नहीं है तो कैसा है? अनभ्रष्ट। क्या इनमें सभी पॉजिटिव हैं क्या? तो ये सुसंगत नहीं है, जबकि कैसा है? आधारी है। तो इसमें लिखेंगे ये कैसा है? अनपभ्रष्ट। अनपभ्रष्ट। और कैसा है? अनभ्रष्ट है। और क्या है बोलो? अनभ्रष्ट आधारी हल है,
आधारी तो है परंतु सुसंगत हल नहीं है। परंतु कैसा नहीं है बोलो, सुसंगत हल नहीं, यानी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं। एक भी नेगेटिव आ गया ना तो फिर कैसा नहीं होता है, फिजिबल नहीं होता। तीसरा निकालो, लास्ट और आखिरी। 2 5 आया है तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यानी XV2 में कौन कौन से निकले बताना, अल्फा 1 और अल्फा 3 थे ना, तो X1 और X3। इसी प्रकार तीसरे निकालोगे ना आप, वो उसमें कौन सा आएगा बोलो, X2 और X3। तो कितने निकले बोलो, 2 और दोनों कैसे नंबर है बोलो, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, 0 कोई है नहीं, तो कैसा है, अनभ्रष्ट, आधारी भी है और सुसंगत भी है। ठीक है भाई, अनभ्रष्ट और वो भी कैसा है, आधारी है और सुसंगत है, हल है। अनभ्रष्ट, आधारी, सुसंगत हल है। कैसा है बोलो, अनभ्रष्ट, आधारी, सुसंगत हल है। लिख लिया ना सभी ने। एक क्वेश्चन निकालेंगे आप, पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर ठीक नहीं है, अब इसमें देख लो, 118 118। और थोड़ी ना कोई आधारी हल का क्वेश्चन इसमें, एग्जाम वाले। एक क्वेश्चन नंबर 118 देखो पहले तो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 118 दिखाई दे रहा है। ये लिख लिया ना सभी ने, ठीक है। ये कल करा दिया था मैंने, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन था, 45 था शायद, क्वेश्चन नंबर 45 करा दिया था। ये वाला मैंने कल करा ही दिया था, अधिकतम आधारी हलों की संख्या, यही वाला क्वेश्चन है शायद। ये भी एग्जाम पेपर में आया हुआ है, कल करा दिया था। कौन सा क्वेश्चन था ये भी एग्जाम पेपर का ही क्वेश्चन है। देखो, ये भी एग्जाम पेपर का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीछे मिल जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन 28वां है ना, जो है कोई दिक्कत, ठीक है कोई नहीं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि गुणांक मैट्रिक्सों के स्तंभों को अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4 माने तब मैट्रिक्स अल्फा 1 और अल्फा 2 के आधारी हल हैं। अब सुनो, आधारी हल में कौन कौन से कॉलम लिए बोलो, अल्फा 1 और अल्फा 2, तो किस किसका मान 0 होगा, अल्फा 3 का और अल्फा 4 का। अब देखो यहाँ पर 3 और 4 0 है, यहाँ पर 3 और 4 0 है, यहाँ पर 3 और 4 0 है, लेकिन यहाँ 3 तो 0 लेकिन 4 0, तो ये ऑप्शन तो होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ में किसका मान निकालना है, x1 और x2 का। अब x1 और x2 का मान आपको निकालना है, तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। अब ये 3 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब जैसे कि पहला आंसर लिया 0 1/2 0 0, x1 का मान कितना 0 और x2 का मान 1/2 और इसका मान 0 और इसका मान 0, ये दो तो 0 करने ही करने। अब जैसे कि 0 लिया 0 और यहाँ 1/2 रखेंगे तो कितना हो गया 3 और बराबर में कितना आ रहा है 3, संतुष्ट कर रहा है। अब दूसरे में रखो, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 रखेंगे तो 2, ये 0 हो जाएगा 2 बराबर 2, तो कौन सा संतुष्ट करता है, पहला ही संतुष्ट कर देता है। और पहला ही संतुष्ट कर देता है तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। भाई इनका सॉल्यूशन तो है, अब इनका सॉल्यूशन है तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सेकंड की बात कर लूँ, सेकंड इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो 1/2 रखेंगे तो ये हो गया 1 और 3 और 0 तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो 1 का मान के 3 के बराबर हो सकता है क्या, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हमारे पास बचा चौथा ऑप्शन, 3/8 रखोगे, 3/8 रखेंगे तो ये बचेगा 3/4, ये 0 ये 0 ये 0 बराबर में 3 आ सकता है क्या, नहीं। और ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि लास्ट में 1/2, लास्ट में क्या था 1/2, जबकि हमें किसका मान निकालना है, x1 और x2 का निकालना है, ना कि x3 और x4 का। तो ऑप्शन से सीधा आंसर हो जाता है। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन एक दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। हाँ वो भी बता रहे, संतुष्ट करता है। अब मेथड से देख लीजिए, किससे भाई, मेथड से। अब मेथड से किस किस का मान निकलेगा बोलो, x1 और x3 और x4 तो 0 ही है। अब x1 और x2 का मतलब हो गया पहला और दूसरा कॉलम, कौन सा कॉलम, पहला और दूसरा कॉलम। तो देखो ये कितना 2 6 6 4, 2 6 6 4, और इसका क्या निकलेगा इनवर्स, और इनटू में v कितना होता है बोलो, 3 और 2, 3 और 2। अब देखो इसका पहले तो डिटरमिनेंट निकालो, 8 - 36 माइनस का 28। अब देखिए इसका एडजॉइंट निकालो, तो इन दोनों को आपस में रिप्लेस करो, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 2, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, और ये हो गया हमारे पास कितना 3 और 2। अब मल्टीप्लाई कर लो, अब भाई 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 0। अब माइनस का 18 प्लस का 4, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 1/28 का ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1/2, प्लस का हो जाएगा, ये बाहर माइनस का है और अंदर भी माइनस का है, तो किसका हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास आंसर कितना आया है 0 1/2 और 2 0 करने। अगर इसमें पूछता है एग्जामिनर ए आधारी चरों की संख्या कितनी है, 2 0 तो करने ही पड़ेंगे। क्या कितना दी भाई, ये वाला 2x1 कर लो इसका। हाँ तो 3 से भी आ जाएगा, 3 है तो 3 कर लो, 3 से कहाँ जाएगा, 3 से नहीं आएगा, 2 से आएगा। ये 3x1 है, कुछ भी आ जाए बस उसी हिसाब से आंसर होगा। हाँ ठीक है भाई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118। कॉलेज लेक्चरर 2021, क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ बैठ जाओ एक, चलो
इधर बैठ जाओ, इधर इधर आ जाओ, बोले इस बेंच पे आ जाओ। कॉलेज लेक्चरर 2018, क्वेश्चन नंबर 118। देखो आधारी का क्वेश्चन मिल रहा है आपको देखने को। तीन से भी आ रहा। हाँ तो जो भी होगा उसके अनुसार क्वेश्चन प्रिंट हो गया जाएगा। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 28 क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद 118 क्वेश्चन करेंगे और एक कॉलेज लेक्चरर 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 118। अजय लिख लिया सभी ने? बढ़े आगे। ये ऑप्शन से मेथड से जैसे भी चाहो वैसे कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 118 कॉलेज लेक्चर 2021। अब दी हुई समीकरण दी हुई है आपके लिए। एक तो x1 प्लस 4x2 प्लस का x3, सॉरी माइनस का x3, माइनस का x3 बराबर 3, और दूसरा दे रखा है 5x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 बराबर 4। मैं x3 को अनाधारी चर, ठीक है भाई, नॉन बेसिक वेरिएबल लेते हुए आधारी हल होगा तो x3 का मान क्या लेना है? 0। अब देखो चारों ऑप्शन में x3 का मान 0 दे रखा है। एक तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऑप्शन से। भाई ये ऑप्शन हम इन दोनों समीकरणों में रख के देखेंगे, दोनों समीकरणों को क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए। एक तो ऑप्शन से कर सकते हो और एक कर सकते हो किससे? मेथड से। अब x3 को क्या लेना है आपको? अनाधारी चर। जी अनाधारी चल लीजिए तो x3 का मान 0 कर दीजिए तो क्या निकलेगा? x1 और x2। तो पहली मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है आपको, यानी कि 1 4 5 और 2 का क्या निकलेगा? इन्वर्स। और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 और 4 से, ठीक है भाई। अब इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा? 2 माइनस 20। अब इनको बदल दो, 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, यहाँ -4 हो गया और यहाँ माइनस का 5 हो गया। और ये कितना हो जाता है बोलो? 3 और 4। अब रो का कॉलम से कर दीजिए, कभी किया हो तो। माइनस का 1/, हाँ जी कितना होगा? 6 माइनस का 16 माइनस का 10 माइनस का 15 प्लस के 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/9 और 11/18। देख लो कौन सा ऑप्शन है? चौथा आंसर है। और इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, या दोनों समीकरणों को क्या करेगा? दोनों समीकरणों को क्या करता है बोलो? संतुष्ट करता है। दोनों समीकरणों को क्या करता है बोलो? संतुष्ट करता है। कोई समस्या?
117 तो सिंप्लेक्स में आएगा, 3 वेरिएबल आ गए ना, 3 वेरिएबल आ गए। सिंप्लेक्स पढ़ाया जाएगा अभी आपको। अब मान तो आप किसी को भी सकते हो, लेकिन अगर किसी को मान सकते हो तो 3 निकलेंगे। अब कौन सा निकल वाला है आपको क्या पता। उसने पर्टिकुलर कह दिया कि x3 को अनाधारी ले लो, अब उसके संगत वैल्यू निकाल के बताओ। कह देगा x2 को अनाधारी ले लो तो x1 और x3 निकलेगा। ऐसे आपको वैल्यूज निकालनी पड़ती है। जिसको भी आप अनाधारी ले रहे हो उसी के संगत आपकी क्या निकलेंगी, वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, जैसे एग्जामिनर कहता है उसी अनुसार क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स विधि हेडिंग डालेंगे। और सिंप्लेक्स विधि से पहले न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर। आवाज नहीं। अजय, सिंप्लेक्स विधि पूछ लेना कौन सा क्वेश्चन है, हाँ कभी पूछ लेना। सिंप्लेक्स विधि हेडिंग डालेंगे आप। और सिंप्लेक्स विधि से पहले हम पढ़ेंगे न्यूनता पूरक चर, आधिक्य पूरक चर। न्यूनता पूरक चर तथा आधिक्य पूरक चर। सिलेक्ट वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। सिलेक्ट वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। ठीक है भाई, न्यूनता पूरक चर, आधिक्य पूरक चर या सिलेक्ट वेरिएबल या फिर सरप्लस वेरिएबल इसको बोला जाता है। हाँ भाई, आपने देखा होगा जब किसी दुकान पे आप सामान लेने के लिए जाते हो तो तराजू को बैलेंस किया जाता है। जैसे इधर की साइड हमने राइट हैंड साइड में 1 किलो का वहाँ रख दिया, जैसे कि 1 kg का। जैसे 1 kg आपको चीनी लेनी है तो चीनी की मात्रा को वो या तो कम करेगा या ज़्यादा करेगा। ज़्यादा हो जाती है तो उसमें से निकाल लिया जाता है, और कम होती है तो उसमें डाल दिया जाता है, बैलेंसिंग की जाती है। तो राइट हैंड साइड में तो फिक्स रहता है, जो बैलेंसिंग करनी होती है हमें लेफ्ट हैंड साइड में करनी होती है। जैसे कि 1 kg का वाट रख दिया तो अगर चीनी 1 किलो से ज़्यादा हो गई तो उसमें से निकाला जाएगा बैलेंसिंग करने के लिए। अगर कम है तो उसमें डाला जाएगा, यानी कि प्लस किया जाएगा, और ज़्यादा हो गई तो माइनस किया जाएगा। जो प्लस किया जाएगा उसे ही कहेंगे हम कौन सा वेरिएबल, न्यूनता पूरक चर यानी कि सिलेक्ट वेरिएबल। और यहाँ से जो निकाला जाएगा उसे कहेंगे आधिक्य पूरक चर, मतलब ज़्यादा हो चुका है, या फिर सरप्लस वेरिएबल। तो यानी कि न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर वे चर होते हैं जो असमीकाओं को, जो इनइक्वलिटीज दे रखी हैं उनको समीकरणों में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, समीकरणों में कन्वर्ट करते हैं। वही हमारे पास क्या कहलाते हैं, न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर। तो लिखिए इसमें वे चर, कौन से चर, जो असमीकाओं को, असमीकाओं मीन्स इनइक्वलिटीज, असमीकाओं
किस में बदलते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं बोलो, इक्वेशन में, है ना। समीकरण मीन्स इक्वेशन, परिवर्तित करते हैं। न्यूनता पूरक चर तथा अधिक्य पूरक चर कहलाते हैं। अधिक्य पूरक चर कहलाते हैं। न्यूनता पूरक चर या फिर अधिक्य पूरक चर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बोलो, न्यूनता पूरक चर या फिर अधिक्य पूरक चर कहलाते हैं। ठीक है भाई। असमीकाओं को किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में। अब ऑलरेडी अगर समीकरण दे रखा है तो x3 या x4 जो भी जोड़ते हो उसका मान 0 होगा, वो तो पहले से ही बैलेंसिंग है, ना तो कुछ निकाला ना आपने उसमें कुछ जोड़ा। ठीक है भाई। तो कहने का मीन क्या हुआ, अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक समीकरण दे रखी है x1 + 2x2 <= 5। ठीक है भाई। यानी लेफ्ट हैंड साइड 5 से छोटी भी हो सकती है, बराबर हो सकती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड 5 के बराबर हुई तो जो हम चर जोड़ेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 भाई। एक तो ये इक्वेशन होती है जैसे कि x1 + 2x2 = 5, कितना है 5। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितना मान जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, कितना जोड़ोगे। तो ये जो नया चर जोड़ा है आपने x3 का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन x1 + 2x2 का मान किससे छोटा है, 5 से। अब बैलेंसिंग करनी है तो कुछ ना कुछ मान तो जोड़ना ही पड़ेगा, और वो मान कैसा होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर अब हमें एक चर जोड़ना पड़ेगा 2x2 प्लस का x3 और बराबर में क्या हो गया 5। अब यहाँ पर जो x3 जोड़ा है वो कैसा होगा बोलो, कैसा होगा, <0। कैसा होगा, पॉजिटिव मान जोड़ा है, यहाँ पॉजिटिव मान जोड़ा और यहाँ पर x3 का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ से अगर हमें अभी <= की कंडीशन लगी हुई है तब हम क्या लेंगे, x3। क्या लिया आपने, x3। और x3 की वैल्यू क्या होगी बोलो, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। x3 कैसा चल लेना पड़ेगा अब आपको, न्यूनता पूरक चर लेने पर। ये <= 0 होता है ना, =0 कब हो सकता है, अगर इसका मान क्या हो, बराबर हो, और <0 कब हो सकता है, जब इसका मान क्या हो, << हो। ठीक है भाई। तो x3 न्यूनता पूरक चर लेने पर असमीका समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी, x1 + 2x2 और यहाँ पे क्या जुड़ गया, x3 जुड़ गया, और बराबर में कितना आ गया, 5। यहाँ पर जो x3 का मान है वो क्या हो सकता है बोलो, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो ये चर कैसा हो गया, न्यूनता पूरक चर। इसी प्रकार हाँ जी, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि अब हमारे पास होता x1 + 3x2, अब ये <= है बोलिए 6 से। अगर ये बराबर होता तो कितना घटाया जाता है इसमें से, 0। अगर ये बराबर ना होकर <= होता तो फिर कुछ पॉजिटिव मान घटाना पड़ता। तब हम कौन सा चर लेंगे, तब हमने यहाँ पर भी एक चर लिया, सपोज कीजिए, कौन सा लूँ बोलो, नाम बोलो, कुछ भी ले लो, x3 ले लो चाहे x4 ले लो, कुछ भी ले लो। चलो x4 ले लिया, <= 0। कैसा चर लेना पड़ेगा, अब ये आधिक्य पूरक चर, जो माइनस करेंगे उसे आधिक्य पूरक कहेंगे, यानी कि सरप्लस। तब ये जो असमीका है वो समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगी, x1 + 3x2 और ये माइनस का ये माइनस हो जाएगा, अभी घटेगा इसमें से कुछ मान, और बराबर में कितना, 6। तो देखो राइट हैंड साइड में कुछ कर रहे हैं क्या, जो कुछ कर रहे हैं हम कौन सी साइड में कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। ये तो ऑलरेडी, तो लिख लीजिए
अगर प्लस हो तो उसे न्यूनतापूर्वक चर यानी कि सिलेक्ट वेरिएबल, और माइनस हो तो उसे सरप्लस वेरिएबल। जो वेरिएबल ऐड कर रहे हो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। ये वाला मान ज़्यादा है। कौन सा मान ज़्यादा है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा है तो इसमें से कुछ ना कुछ वेरिएबल घटाना पड़ेगा यानी निकालना पड़ेगा। तो कौन सा निकाल दिया? x4। और x4 क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 कब होगा? जब ये समीकरण कैसा हो? बराबर हो, इक्वल में हो। ठीक है, लिख लिया ना सभी ने? अभी एग्जामिनर क्वेश्चंस दे देते हैं और 2 बार एग्जाम पेपर में आ चुका है कि इसमें कितनी कृत्रिम चरों की आवश्यकता पड़ेगी, आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल ना पूछकर एग्जामिनर पूछ सकता है कितने न्यूनतापूर्वक चर और कितने आधिक्यपूर्वक चरों की आवश्यकता पड़ेगी, सिलेक्ट वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल उसकी क्या पड़ेगी आवश्यकता। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? इसमें वो ही नेगेटिव आगे माइनस तो लगा दिया, फिर नेगेटिव ही हो जाता है। फिर माइनस वो माइनस ग्रेटर देन इक्वल 0 मानना पड़ेगा ना। वो तो हो ही जाएगा। इसमें क्या करना होता है, जब हम सिंप्लेक्स विधि से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल नीचे यूज करते हो ना, और या फिर एलपीपी में जब कोई एलपीपी आप लिखते हो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो नीचे ऋणोत्तर प्रतिबंध आते हैं और ऋणोत्तर प्रतिबंध हमेशा क्या आते हैं? ग्रेटर देन इक्वल 0 आते हैं। तो इस कारण हम ऑलरेडी माइनस लगा के उसको ग्रेटर देन इक्वल 0 बनाते हैं, क्योंकि हमें एक एलपीपी लिखनी है और एलपीपी लिखने के लिए सबसे पहले मैक्सिमम या मिनिमम जेड होना चाहिए। सेकंड केस के अंदर क्या होनी चाहिए? ऋणोत्तर प्रतिबंध होनी चाहिए, और प्रतिबंध होनी चाहिए। और थर्ड केस के अंदर ऋणोत्तर प्रतिबंध यानी नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव बनाने पड़ते हैं हमें। तो इसी कारण हम इसे ऑलरेडी पॉजिटिव मान के चलते हैं और इस कारण यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने? अब लिखेंगे सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो, किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लेक्स विधि से हल करने से पहले उसे सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंप्लेक्स मानक रूप। ठीक है भाई, सिंप्लेक्स मानक रूप। यानी कि सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लेक्स मानक रूप या फिर सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी समस्या को सॉल्व करने से पहले उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मानक रूप में परिवर्तित करना पड़ता है या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो भाई, पॉइंट नंबर फर्स्ट, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि सिंप्लेक्स विधि से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला पॉइंट है, समस्या हमेशा मैक्सिमम में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? मैक्सिमम में।
समस्या हमेशा किस में होगी, यानी जो भी प्रॉब्लम गिवन है वो उससे हमेशा किस में बनाओगे, मैक्सिमम। समस्या हमेशा मैक्सिमम में होनी चाहिए। अगर समस्या मिनिमम में दे रखी है, अगर समस्या किस में दे रखी है बोलो, मिनिमम में, प्रॉब्लम जो है वो किस में दे रखी है बोलो, मिनिमम में है, तो उसे जैसे कि माइनस का 10 है, अगर मैं उसमें माइनस से गुणा कर दूं तो प्लस का 10 बन जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो, मैक्सिमम में। यदि समस्या मिनिमम में है तो उसे -1 से गुणा कर, किससे गुणा कर दे, तो -1 से गुणा कर मैक्सिमम में परिवर्तित करते हैं, मैक्सिमम में परिवर्तित करते हैं, यानी कन्वर्ट करेंगे आप, मैक्सिमम में परिवर्तित करते हैं या फिर क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। सबसे पहले हमारी जो समस्या है वो किस में होनी चाहिए, मैक्सिमम में होनी चाहिए, पहली चीज। अगर समस्या आपकी किस में, मिनिमम में है, तो -1 से गुणा करके उसे किस में परिवर्तित करेंगे, मैक्सिमम में परिवर्तित करेंगे। ठीक है भाई। दूसरा केस, असमीकाओं को किस में परिवर्तित करते हो, समीकरणों में। किससे परिवर्तित करते हो बोलो, न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर। असमीकाओं को कौन कौन से चरों की सहायता से, न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चरों की सहायता से समीकरण में परिवर्तित करते हैं। आधिक्य पूरक चरों की सहायता से किस में परिवर्तित करते हो, समीकरण में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हो, समीकरण में परिवर्तित करते हैं। दो बार, पहला तो मैक्सिमम में बनाओ, नहीं है तो माइनस से गुणा करो, मैक्सिमम में बनाओ। और जो असमीकाएं दे रखे, इनइक्वालिटीज जो गिवन है उनको और इनकी सहायता से किस में कन्वर्ट करेंगे बोलो, समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। दो काम हो गए। तीसरा, जो आवश्यकता सदिश होता है, आवश्यकता सदिश क्या होता है बोलो, बराबर ax बराबर v आता है ना, v जो बराबर में v होता है उसे बोलते हैं आवश्यकता सदिश। आवश्यकता सदिश होता है v, यानी कि रिक्वायरमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, रिक्वायरमेंट वेक्टर जिसे बोलते हो। तो आवश्यकता सदिश जो होता है v, उसके सभी घटक यानी जो कंपोनेंट उसमें आएंगे वो सभी की सभी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर एक भी घटक नेगेटिव है तो उस पूरी पंक्ति या रो में किससे गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे और इसे किस में परिवर्तित करेंगे, प्लस। ठीक है भाई। तो लिखेंगे आवश्यकता सदिश जिसको बोलते हो रिक्वायरमेंट वेक्टर। के सभी घटक धनात्मक होने चाहिए। घटक यानी कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। यदि एक भी घटक ऋणात्मक है, यदि कितने, एक भी घटक ऋणात्मक है, ऋणात्मक को बोलते हैं नेगेटिव, है ना, ऋणात्मक है तो उस पंक्ति यानी रो के संगत -1 से गुणा करते हैं, -1 से गुणा कर धनात्मक बनाते हैं। -1 से गुणा कर क्या बनाते हो, धनात्मक बनाते हैं। इसको -1 से गुणा कर क्या बनाते हो बोलो, धनात्मक बनाते हैं।
असमीकाओं को न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चरों की सहायता से समीकरण में परिवर्तित करते हैं। आवश्यकता सदिश के सभी घटक कैसे होने चाहिए? धनात्मक होने चाहिए। यदि एक भी घटक ऋणात्मक है तो उस पंक्ति के संगत -1 से गुणा कर उसे क्या बनाते हैं? धनात्मक। 3 चीजें याद रखनी है। पहला, समस्या किस में हो? मैक्सिमम में। अगर मिनिमम में तो -1 से गुणा कर दो, पहली चीज। दूसरा, रिक्वायरमेंट वेक्टर के सभी घटक कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। अगर एक भी घटक नेगेटिव है तो उस पंक्ति के संगत -1 से गुणा करके उसे किस में बदलेंगे? पॉजिटिव में। और तीसरा है, असमीकाओं को किस में कन्वर्ट करते हो? इक्वेशंस में। किसकी सहायता से? न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चरों की सहायता से। सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल्स का यूज करके इनइक्वलिटीज को इक्वेशन में आप क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। लिख लिया? लिख लिया ना? बढ़े आगे? लिख पाए नहीं लिख पाए? अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप है और रिक्वायरमेंट वेक्टर है, उसको हम पॉजिटिव मान के ही सॉल्व करेंगे क्योंकि समस्या हमने मैक्सिमम में कन्वर्ट कर ली। नेगेटिव के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। अभी जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था, जैसे कि बिहार की यूनिवर्सिटी ने माना था जैसे ZJ-CJ अगर समस्या मिनिमम में दे रखी है, जब मैक्सिमम में होती है तो ZJ-CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 लेते। अगर समस्या मिनिमम में दे रखी है तो ZJ-CJ का मान होगा ग्रेटर देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल 0। तो ACF का पेपर हुआ था उसमें लेस देन 0, बिहार यूनिवर्सिटी ग्रेटर देन इक्वल 0 मानती है। तो अभी जो लास्ट फर्स्ट ग्रेड का हुआ था तो उसमें वो क्वेश्चन रिपीट भी हो गया था ZJ-CJ। तो हमने उस टाइम पढ़ाया था तो लेस देन 0 ही पढ़ाया था। अगर समस्या मिनिमम में दे रखी है तो हमारे पास लेस देन 0 आएगा और मैक्सिमम में तो ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। तो लेस देन इक्वल 0 ही माना था उस टाइम। ये लिख लिया आपने? तो ये चीज़ें होती हैं भाई छोटी छोटी। क्या एक बार सटीक प्रूफ, जैसे पुराना RPSC का कोई पेपर हो जाता है उसमें क्या आंसर माना है उसी को आप मानकर चलेंगे हमेशा। हाँ जी, बढ़े? ये तो मैंने करा दिया। -1 से गुणा करके उसे धनात्मक बनाएंगे। अब देखो इसको किस में कन्वर्ट करना है बोलो? सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। निम्न समस्या की सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। समस्या किस में? पहले तो इससे कोई छिड़कानी करेंगे क्या? फिर ये जो रिक्वायरमेंट वेक्टर होता है ये है हमारे आवश्यकता सदिश के घटक 2 और 1, इन्हें बोलते हैं आवश्यकता सदिश के घटक। तो देखो इनमें से कोई ऋणात्मक है क्या? ये जो है ये है हमारे पास आवश्यकता सदिश या रिक्वायरमेंट वेक्टर। ठीक है। अब इनके साथ भी कोई छिड़कानी आपको करनी नहीं है क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी कैसे हैं? पॉजिटिव है। इधर से बात करें तो समस्या किस में? मैक्सिमम में। तो अब देखो ये लेस देन में और ये, तो इधर की साइड जुड़ेगा और इधर की साइड माइनस होगा। ठीक है भाई, इधर की साइड प्लस होगा इधर की साइड माइनस होगा। तो यहाँ हमने सपोज कीजिए x3 जोड़ा तो यहाँ पर क्या घटाना पड़ेगा? x4 घटाना पड़ेगा। तो x3 न्यूनता पूरक चर और x4 आधिक्य पूरक चर लेने पर सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म निम्न होगी। तो लिख दीजिए x3 कैसे चल लिया बोलो? कैसे चल लिया है? न्यूनता पूरक चर तथा x4 आधिक्य पूरक चर लेने पर सिंप्लेक्स मानक रूप होगा, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। क्या होगी बोलो? ये तो मैक्सिमम ही रहेगा। x1 प्लस x2। आप जानते हो x1 के संगत जो गुणा हो रहा है वो कॉस्ट होती है।
सी एक्स ही तो लिख दो, मैक्सिमम जेड बराबर सी एक्स। तो यहाँ कॉस्ट कितनी है 1 और यहाँ भी कॉस्ट कितनी है 1, ठीक है। अब सब्जेक्ट टू द कंडीशन अजी x1 प्लस x2, इसमें कौन जोड़ा है बोलो x3 और बराबर में कितना हो गया 2। अब ये है हमारे पास नेक्स्ट 2x1 प्लस x2, इसमें से क्या घटाया है और बराबर में कितना हो गया 1, तथा लास्ट में आते हैं ऋणोत्तर प्रतिबंध। अब भाई कितने हो गए 2 तो पहले से ही थे x1 और x2, अब 2 और बढ़ गए कौन से x3 और x4। ये क्या हो सकते हैं या तो 0 के बराबर या 0 से बड़े होंगे। यही हमारे पास सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है। यही कैसी फॉर्म है बोलो सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। कोई समस्या? देखो जल्दी अगले क्वेश्चन की सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ।
इसकी दूसरे की हाँ जी देखो सेकंड इक्वेशन है ना, सॉरी इनइक्वलिटीज, इसमें माइनस है और समस्या किसमें, ठीक है भाई। तो आप एग्जाम पे जब भी एग्जाम पेपर में सॉल्व करें ना, देखो इसको इम्प्लाइज कर देना यहीं के यहीं, -1 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो -1 से गुणा करेंगे तो एक नई बनेगी हमारे पास मैक्सिमम, जैसे कि बनेगी जेड स्टार, कोई भी है ना, ठीक है, मैक्सिमम जेड स्टार, और ये क्या हो जाएगा माइनस का जेड, -1 से गुणा हो गया। अभी कितना बनेगा बोलो, माइनस का x1 माइनस का x2, ठीक है भाई। अब दूसरी बात करें तो ये प्रतिबंधों में ये वाला प्रतिबंध तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये तो सेम ही है। देखो यहाँ आवश्यकता सदिश का घटक कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव। तो ये तो ऐसे ही रहेगा x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू, लेकिन इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा प्लस का x1 प्लस का 2x2। अब ये जो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा बोलो लेस देन इक्वल, और ये कितना हो जाएगा 3। देखो आपको पता होता है कि 2 की वैल्यू 3 से क्या होती है, लेकिन माइनस से गुणा करो, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3। अब कौन बड़ा है, -2 बड़ा होगा। चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है भाई। आप जानते हो 2 की वैल्यू 3 से छोटी होती है, लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, सॉरी चिन्ह, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए यहाँ से कोई समस्या, इसमें किससे गुणा कर दिया है हमने, -1 से, ठीक है। अब देखो समीकरण हमारे पास कौन कौन से आ गए, ये आ गया और ये आ गया। दोनों समीकरण किसमें बोलो, लेस देन में। लेस देन में तो दोनों ही चर कौन से जोड़ने पड़ेंगे, न्यूनतापूर्वक चर, यानी कि सिलेक्ट वेरिएबल। तो अब हम कौन से लेंगे, x3 व x4। कैसे चर ले रहे हो, न्यूनतापूर्वक चर। सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ जी, ये तो हो जाएगा आपका मैक्सिमम जेड स्टार इक्वल्स टू -x1 और माइनस का x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन। हाँ जी, x1 प्लस x2, इसमें क्या जुड़ चुका है बोलो, और बराबर में कितना आ गया, 2। और ये बोलिए नेक्स्ट x1 प्लस 2x2, इसमें क्या जुड़ चुका है बोलो, x4, बराबर में कितना आ गया, 3। और तीसरा और आखिरी आता है आपके पास क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर, x1 x2 x3 x4 क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। यही हमारे पास सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला थी, लिख लीजिए इसको। ठीक है भाई,
हो गया भाई? हाँ जी, हो गया ना? सिंप्लेक्स विधि की परिभाषा अजय लिख लिया ना? क्योंकि सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा मैक्सिमम में ही सॉल्व की जाती है। तो अगर मिनिमम में दे रखा है तो माइनस से गुणा कर मैक्सिमम में कन्वर्ट कर उसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में फिर दोबारा से उसमें माइनस से गुणा कर देते हैं तो वो मिनिमम वैल्यू दे देती है। मैक्सिमम जेड निकाल लो माइनस से गुणा करके, मैक्सिमम जेड निकाल लिया माइनस से गुणा करके, फिर उसमें जैसे ही आंसर आ जाएगा उसमें माइनस से गुणा कर देंगे, फिर वो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाती है। समस्या हमारी मिनिमम में दे रखी है, ठीक है। अब माइनस से गुणा कर दिया, किस में बदल ली? मैक्सिमम में। और सिंप्लेक्स विधि को मैक्सिमम के लिए हमने हल कर लिया। अब मैक्सिमम के लिए हल करने के बाद जो हमारे पास हल निकल के आया वो मैक्सिमम में निकल के आया, फिर उसमें किससे गुणा कर देंगे? माइनस से गुणा कर देंगे, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हो तो मिनिमम से भी सकती है, लेकिन जैसे मैक्सिमम के लिए हम जेड माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 निकालते हैं, अब लेकिन मिनिमम के लिए करेंगे तो वहाँ जेड माइनस सी जे लेस देन इक्वल 0 मानना पड़ेगा। अब दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन लग जाएगी। अब हम दोनों के लिए अलग अलग ना लगाकर मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। एक ही विधि याद रखेंगे मैक्सिमम के लिए, जिससे हम बार बार कंफ्यूज ना हो। माइनस से गुणा करके मैक्सिमम में कन्वर्ट करके मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर लेते हैं, और जो सॉल्यूशन आ जाता है मैक्सिमम में उसमें माइनस से गुणा कर देंगे, दोबारा से क्या बन जाता है? मिनिमम बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बढ़े आगे, बढ़े। सिंप्लेक्स कलन विधि, सिंप्लेक्स कलन विधि, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मेथड, ठीक है भाई। पहला है, हाँ जी, अगर दो वेरिएबल दे रखे हैं, अगर दो वेरिएबल दे रखे हैं, अगर एग्जामिनर सिंप्लेक्स का भी नाम ले ले तब भी हम किससे सॉल्व करेंगे? उसे ग्राफ के द्वारा सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि के द्वारा? ग्राफिकल, क्योंकि सिंप्लेक्स लंबी पड़ती है जबकि ग्राफिकल मेथड छोटा पड़ता है, केवल डायग्राम बनाया और डायरेक्ट आंकलन कर लेते हैं। तो अगर दो वेरिएबल के लिए कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो हम कौन सी विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे? उसे ग्राफिकल विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर यहाँ तो हम ग्राफिकल विधि के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं, अगर वेरिएबलों की संख्या 3 है उसका भी चलो जैसे तैसे ग्राफ बना लेते हैं, लेकिन 3 या 3 से बड़े अगर हम ज़्यादा चर ले लेते हैं तो उसे ग्राफ के द्वारा हम हल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें एक विधि यूज करनी होती है, जिसे कौन सी विधि कहते हो? सिंप्लेक्स कलन विधि। लेकिन कभी कभार सिंप्लेक्स से भी क्वेश्चन टफ हो जाता है। अब सिंप्लेक्स से भी क्वेश्चन टफ हो जाता है तो फिर उसकी बनाई जाती है द्वैधता, ड्युअलिटी। क्या बनाई जाती है? ड्युअलिटी। फिर ड्युअलिटी को हल कर लेते हैं, तो और ड्युअलिटी को हल करने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन पता करते हैं। तो जब कभी कभार जैसे कि ग्राफ से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तब हम किससे कर रहे हैं बोलो? अगर हमारे पास 2 वेरिएबल से अधिक दे रखे हैं, ग्राफ से अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए तो फिर उसे किससे करते हो? सिंप्लेक्स से। यानी कि ग्राफ से केवल 2 वेरिएबल के लिए कर सकते हो और मैक्सिमम 3 के लिए कर सकते हो। लेकिन वेरिएबल की संख्या ज़्यादा बढ़ा दी जाए, 2 से ज़्यादा वेरिएबल कर दिए जाएं, वेरिएबल की संख्या जो है वो 2 से ज़्यादा कर दी जाए, तो उस केस में कौन सी विधि लगाएंगे? सिंप्लेक्स। लेकिन कभी कभार सिंप्लेक्स से भी क्वेश्चन कठिन हो जाता है, तो फिर उसकी क्या बनाई जाती है? द्वैधता। फिर द्वैधता बनाकर उसे सिंप्लेक्स से हल कर लेते हैं। उसे किससे हल कर लेते हो? सिंप्लेक्स से।
पिछले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है, इससे पहले दोनों में ही देयता का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो सेकंड ग्रेड में तो इसी बार जोड़ा था देयता का कॉन्सेप्ट, तो सेकंड ग्रेड में इसी बार जोड़ा था, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, और इधर से यहाँ तो जो देयता का क्वेश्चन आया था वो रिजल्ट था। क्या था? रिजल्ट। और फर्स्ट ग्रेड में जो देयता का क्वेश्चन आया था उसमें देयता निकलवाई थी, लेकिन उसके चारों में से कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था। देयता वाला क्वेश्चन था, उसमें चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था। दोनों में ही, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ही एलपीपी के कितने कितने क्वेश्चन थे? 5-5 थे। बस अंतर इतना था, यहाँ पर एक आपसे उद्देश्य फलन बनवा लिया था, ठीक है, मैक्सिमम जेड में, और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए गेम थ्योरी का क्वेश्चन आ गया था, और सिमिलरिटी थी प्रॉपर पेपर के अंदर। ठीक है, जैसे स्पेयर कॉन सिलेंडर के फर्स्ट ग्रेड में 8 क्वेश्चन थे, और इसी बार स्पेयर कॉन सिलेंडर सेकंड ग्रेड में जोड़ी गई, तो यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहली बार जोड़ी गई सेकंड ग्रेड में, तो यहाँ कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चंस जो टॉपिक आपके जुड़े हैं वहाँ से एक क्वेश्चन मिला था आपको देखने के लिए। HP हटाई थी, HP के स्थान पर डाला गया था AP विथ GP। क्वेश्चन मिक्सअप में ही आया था, एक ही आया था। एक पोलर कोऑर्डिनेट्स की किताब डाली गई थी इसी बार, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ गया था सीधा। तो जो टॉपिक बढ़ाए गए थे उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आए थे, जो टॉपिक बढ़ाए गए उनसे डेफिनेटली क्या आए थे? क्वेश्चन। जो इतना बड़ा सिलेबस था उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, जो इतना छोटा टॉपिक था उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे? ज़्यादा थे, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि इतना बड़ा मैंने दे रखा है तो इसको तो बच्चा जरूर पढ़ के जाएगा, छोटे वाले छोड़ कर चला जाए। अब छोटे को छोड़ के जाता है तो छोटा तो उसने पकड़ लिया, लेकिन छोटे में भी सबसे छोटी लाइन पकड़ी, और छोटी लाइन में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पकड़े। अब कर कैसे करे? ऊपर से पढ़ के भी चला गया होगा बच्चा तो भी उसकी पार नहीं पड़ी। ठीक है, जबकि पार पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए। सिंप्लेक्स कलन विधि, तो देखिए 2 या 2 से अधिक चरों, भाई कितने चर दे रखे हैं? 2 या 2 से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामन समस्या, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, 2 या 2 से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करने की व्यापक यानी कि जनरल व क्रमिक विधि है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर है बोलो? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और जनरल विधि है। ठीक है भाई, यही सेकंड ग्रेड 2010 या 11 में आ चुका है सीधा स्टेटमेंट ही, सेकंड ग्रेड 2010। तो एग्जामिनर ने पूछा था कि 2 या 2 से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करने की व्यापक और क्रमिक विधि कौन सी है? सिंप्लेक्स विधि। 2 या 2 से अधिक चरों के लिए अगर हम जनरल प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की बात करें तो वो कौन सा मेथड होता है? आपका सिंप्लेक्स मेथड होता है। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और कैसी फॉर्म है? जनरल फॉर्म। ठीक है भाई, किसकी? कलन एल्गोरिथम, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मेथड। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे यह 1947 में किसके द्वारा दी गई? जॉर्ज डेंटजिंग, जॉर्ज डेंटजिंग। अब देखो एग्जामिनर क्या कर रहा है, 1-2 एग्जाम में मैथमेटिशियनों के नाम भी दे दिए। ठीक है, अब ये इस वजह से इस मैथमेटिशियन का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने उस दिन भी बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 सेनापति थे, वुड और डेंटजिंग, जिन्होंने सेना का गठन इस प्रकार किया कि सेना भी सीमित थी, हथियार भी सीमित थे और दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा मारे जाए। अब इस वजह से इम्पोर्टेंट भी हो जाती है, जैसे कि ये नाम तो इसका क्या है विधि का? सिंप्लेक्स कलन विधि। अब बच्चे को पता होता है सिंप्लेक्स कलन विधि और ऑप्शन में आपको सिंप्लेक्स भी मिलेगा देखने को। जबकि यह 1947 में किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज
डेंटजिंग के द्वारा दी गई। तो इस कारण इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, जॉर्ज डेंटजिंग के द्वारा दी गई थी, इस कारण ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, दो चीजें, एक तो जनरल फॉर्म है और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। किसके लिए, दो या दो से अधिक चरों के लिए। और किसको हल कर रहे हो आप, एक एलपीपी को। किसको सॉल्व कर रहे हो, एक एलपीपी को। और किससे सॉल्व करोगे, फिर सिंप्लेक्स मेथड से। अब यह 1947 में किसके द्वारा दी गई थी, जॉर्ज डेंटजिंग के द्वारा यह विधि आपकी दी गई थी। ठीक है, अब देखो, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट डालेंगे। सर्वप्रथम फर्स्ट आपको क्या वर्क करना होगा, सर्वप्रथम सिंप्लेक्स मानक रूप बनाएंगे। क्या बनाओगे, सिंप्लेक्स मानक रूप। अगर किसी भी एलपीपी को आप सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व कर रहे हो तो पहले उसकी सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सर्वप्रथम सिंप्लेक्स मानक रूप बनाते हैं। कौन सा रूप बनाओगे, सिंप्लेक्स, और कौन सा, मानक, और कौन सा, रूप। सबसे पहले, और सिंप्लेक्स मानक रूप की कितनी विशेषताएं, 3। समस्या किस में होनी चाहिए, मैक्सिमम में। अगर मिनिमम में तो -6 से गुणा। रिक्वायरमेंट वेक्टर, आवश्यकता सदिश के सभी घटक कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर एक भी नेगेटिव है तो माइनस से गुणा। और तीसरा, न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर। सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल की सहायता से उसको किसमें, समीकरणों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, सर्वप्रथम क्या बनाओगे, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद दूसरा है प्रारंभिक आधारी हल प्राप्त करते हैं। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक आधारी हल प्राप्त करते हैं। देखो क्या प्राप्त करते हो, प्रारंभिक आधारी हल प्राप्त करते हैं। यदि प्रारंभिक आधारी हल प्राप्त नहीं हो, या फिर जैसे कि मान के चलिए 2/2 की मैट्रिक्स होती, तो 2/2 की आधार मैट्रिक्स क्या बनती, 1 0 0 1। अगर 3/3 की होती तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये याद रखो, ये बनेगा हमारे पास कितना, I3, और ये क्या बनेगा हमारे पास, I2। ऐसे I4 बनानी होती तो ये विकर्ण मैट्रिक्स तो है ही, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल भी है और स्केलर भी है। और इसका स्केलर जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। और डायगोनल से अतिरिक्त सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0 हैं। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, सबसे पहले सिंप्लेक्स मानक रूप में बनाएंगे, प्रारंभिक आधारी हल प्राप्त करते हैं। यदि प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होती है, कौन सी मैट्रिक्स, प्रारंभिक, और वो भी क्या, आधारी। यदि प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स, क्या बना रहे हो आप, मैट्रिक्स, प्राप्त नहीं होती है तो कृत्रिम चरों का, कौन से चरों का, कृत्रिम चरों। और कृत्रिम चरों को बोलते हो क्या, आर्टिफिशियल वेरिएबल का समावेश किया जाता है या डाले जाते हैं। जिसके संगत उद्देश्य फलन, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जिसके संगत उद्देश्य फलन में किससे गुणा करेंगे, -m से गुणा कर
लिखा जाता है। सेकेंड ग्रेड में एक क्वेश्चन तो ये आ चुका सिंप्लेक्स से, पहली लाइन जो स्टार में लगी हुई है, दो या दो से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने की व्यापक और क्रमिक विधि कौन सी है? सिंप्लेक्स विधि। इसके भी चांसेस बन सकते हैं कि ये किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज डेंटजिंग। अब डेट तो खैर नहीं पूछेगा, पर जॉर्ज डेंटजिंग के द्वारा दी गई थी। ठीक है भाई। तीसरा सेकंड ग्रेड में यहाँ से पूछा जा चुका है और एक एग्जाम में और पूछा जा चुका है, दो जगह आ चुका है, कॉलेज लेक्चरर में, एक सेकंड ग्रेड में। ठीक है। अब इससे पूछा गया है कि भाई हम पहले तो प्रारंभिक आधारी हल यानी कि इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर प्रारंभिक आधारी हल के लिए अगर प्रारंभिक आधारी मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होती तो कृत्रिम चरों का यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का क्या किया जाएगा? समावेश किया जाएगा और उस वेरिएबल के करस्पॉन्ड उद्देश्य फलन में किससे गुणा कर देंगे? -m से गुणा कर उसे लिखा जाएगा। अब पहले तो मैं इस पे एग्जाम्पल ही करा देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद इस विधि के अगले पॉइंट लिख दिए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें। क्या जी? सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सिंप्लेक्स, वो भी स्टैंडर्ड और वो भी क्या? फॉर्म। फॉर्म यानी कि रूप, स्टैंडर्ड यानी कि मानक, सिंप्लेक्स यानी कि सिंप्लेक्स। अब तो आप सीख। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। देखो क्वेश्चन लिख लो, इसका सेकंड ग्रेड का ही क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, शायद नहीं होगा तो आगे देख लेना, है ना? ये सेकंड ग्रेड। अब रट रखा था बच्चों ने दो दो, एक क्वेश्चन मैंने बदल दिया, एक का और एक का 3 का कर दिया था मैंने, तो उसमें बच्चे 2 ही लगा के आए थे ज़्यादातर। बस समझ में आना चाहिए, रटना नहीं होता हमें। ये आया होगा सेकंड ग्रेड में। फाइव x1 + 2x2 है ना, ये सेकंड ग्रेड 2016 में है, क्वेश्चन नंबर 51। सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन नंबर 51। मैं तो आया होगा, रिपीट हो गया होगा, जो भी है कोई दिक्कत है वो देख लूँगा मैं। रिपीट कर दें 51, 52, 58 और 59। ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है ना, तो उसको सही कर लेना 51 क्वेश्चन में। लिख लीजिए। देखो एक 38वां क्वेश्चन, ये तो मैंने करा ही दिया है आपको। एक 40वां सेकेंड ग्रेड 2010 के 38 और 40 पेज नंबर 27 पर करा दिए ना। यदि x1 बिलोंग्स टू x और x2 बिलोंग्स टू x तो x बिलोंग्स टू x होगा, जहाँ x की वैल्यू λx1 + 1 - λx2 और लैम्बडा की वैल्यू 0 2 1 है, तब वह समुच्चय कैसा समुच्चय होता है? अम्मुख समुच्चय होता है। ठीक है भाई। इसके बाद 40वां देखो,
दो या दो से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने की व्यापक एवं क्रमिक विधि है। कौन सी है? सिंप्लेक्स। ये 2010 में आया था। ठीक है भाई। जनरल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का क्या नाम है बोलो? सिंप्लेक्स मेथड। अब ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है भाई। अब देखो, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, एक तो ऑलरेडी आपके लिए समीकरण दे ही रखा है, ये लेस देन में और ये ग्रेटर देन में। ठीक है भाई। और समस्या किस में दे रखी है? मिनिमम में। अब मिनिमम में दे रखी है तो पहले तो इसे मैक्सिमम में बनाओ। मैक्सिमम जेड स्टार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस का जेड हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बोलो? माइनस का 5। अब देखो, अगर एग्जाम पेपर में करना होता, मैं तो इसको थोड़ा स्टेप बना के बढ़ा के बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में करना होता तो फिर हमें इससे ही काम होता, इसकी कोई नीड ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें तो इनके साथ करना जो कुछ करना है। ठीक है। अब ये ऑलरेडी समीकरण दे ही रखा है, इसमें क्या करेंगे? x3 कैसा चर? न्यूनता पूरक चर। और इसमें क्या ले लेंगे? x4 आधिक्य पूरक चर ले लेंगे। ठीक है भाई। अब इसमें न्यूनता पूरक ले लो, इसमें आधिक्य पूरक चर ले लो, तब आज ये समीकरण क्या बनेगा? x1 + 2x2। ये वाला समीकरण सीधा ही आ रहा था, कितना आ रहा था? 3x1 + x2 बराबर में कितना था? 4। x1 + 2x2 प्लस का x3 बराबर में कितना? 3। और ये कितना था बोलो? 2x1 + x2 माइनस का x4। एक नया चर ले लिया और बराबर में कितना आ जाएगा? 3। तथा अब हमारे पास क्या आ गया लास्ट में? x1 x2 और x3 और चौथा चर कौन सा है बोलो? x4। ये क्या हो जाएंगे? ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या। अब हम क्या करते हैं, अब हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, हमें गुणांक मैट्रिक्स से मतलब होता है। तो देखिए, गुणांक मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए बराबर, अजय देखो, यहां से इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक है 2, इसका गुणांक है 2, इसका गुणांक है 1, x3 का गुणांक 1, यहां पर x3 का गुणांक कितना है? 0। भैया x3 का गुणांक कितना है? अब यहाँ x4 का गुणांक कितना है? और यहाँ पर कितना है? कितना है? -1। ठीक है भाई। अच्छा, एक और रह गई क्या? एक कैसे रह गई? हाँ जी, इसका गुणांक कितना? 3, 1, x3 का 0 और x4 का भी कितना है? 0। ठीक है भाई। अब देखो, यहीं से हम पता कर लेते हैं कि कितने कृत्रिम चरों का समावेश करना और कितने कृत्रिम चरों का समावेश नहीं करना। अब देखो, समीकरण कितने हैं बोलो? 3 है। तो आधार मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3/3 की बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास आधार मैट्रिक्स ये आनी चाहिए थी, I3 बराबर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आनी चाहिए थी। अब इन तीनों कॉलमों में से कोई सा कॉलम आ रहा है क्या इसमें? कौन सा आ रहा है? 0 1 0 आ रहा है। क्या आ रहा है बोलो? 0 1 0, ये वाला आ रहा है 0 1 0। अब कौन कौन सा नहीं आ रहा? 1 0 0 और 0 0 1 नहीं आ रहा। यहाँ क्या आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो कितने कॉलमों की कमी पड़ रही है? तो 2 ही आर्टिफिशियल वेरिएबल हो जाएंगे। तो जितने कॉलमों की नीड पड़ेगी, तो देखो, ये तो पहला कॉलम होता है, इसे कैसा कौन सा कॉलम कहते हो? अल्फा 1। ये दूसरा होता है, इसे क्या कहते हो? अल्फा 2। ये तीसरा होता है, इसे अल्फा 3। ये चौथा होता है, कौन सा कहते हो? अल्फा 4। ठीक है भाई। अब देखो कौन कौन से कॉलमों की नीड पड़ रही है। देखो, एक तो 1 0 0, एक तो 1 0 0, ये हो जाएगा अब हमारे पास कौन सा? अल्फा 5। और एक नीड पड़ेगी 0 0 1 की, तो 0 0 1, ये क्या हो जाएगा? अल्फा 6। क्या हो जाएगा? अल्फा 6। तो यानी कि अब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा?
x5 व x6 कृत्रिम चर लेने पर, कृत्रिम चर लेने पर या जोड़ने पर, जो भी है, कृत्रिम चर लेते हैं। हमेशा याद रख लो, आधारी मैट्रिक्स में कितने कृत्रिम चर कम पड़ रहे हैं उतना ही हम आंसर लगा देंगे। तो कितने कृत्रिम चरों की आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन में? दो आप आंसर लगा देंगे। लिख लीजिए इसको, किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए। लिखो लिखो, मैं रिपीट करता हूँ, लिख लो। हाँ हाँ, ये वाला माइनस का आ जाता तो माइनस से गुणा करना पड़ता। क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है हमें। प्रारंभिक आधारी हल में हमें जैसे 3 समीकरण है तो 3x3 की, 2 समीकरण है तो 2x2 की, और 4 समीकरण है तो 4x4 की, 5 है तो 5x5 की आधार मैट्रिक्स ही बनानी पड़ेगी, यही वाली प्रारंभिक आधारी हल के लिए सिंप्लेक्स विधि के द्वारा। अब आप कोई और विधि बना सकते हो अपने द्वारा, उस विधि के द्वारा आप सॉल्यूशन कर सकते हो। काफ़ी विधियों की सर्च होती है भाई, अब सिंप्लेक्स के द्वारा ये विधि बनाई गई थी। हाँ, एक का खूब 2 बार बताएंगे। देखो समीकरण कितने हैं? तो 3x3 की आधार मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले ये हमारा बराबर में था, जो बराबर में है वो तो ऑलरेडी समीकरण में है, तो उससे तो कुछ किया ही नहीं हमने। अब ये किस में? लेस देन में, तो किससे गुणा कर दिया? सॉरी, प्लस जोड़ दिया x3 जोड़ा तो कैसा चर? न्यूनता पूरक चर। पर यहाँ से ग्रेटर देन में तो क्या होगा? माइनस होगा, तो ये माइनस का x4 हो गया। ये कैसा चर हो गया? अधिक या पूरक चर। अब इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, 3 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1। अब यहाँ x3 का गुणांक कितना है? 0। यहाँ x3 का कितना है? 1, और यहाँ पर कितना है? 0। 0 1 0। और यहाँ x4 का कितना है? 0। यहाँ x4 का कितना है? 0। यहाँ x4 का कितना है? -1। ठीक है भाई। अब चूंकि आधार मैट्रिक्स हमारे पास ये मिलनी चाहिए थी, इन मैट्रिक्सों में हमें बीच में एक ऐसी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए थी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब देखो यहाँ से एक कॉलम तो मिल रहा है 0 1 0 मिल रहा है, एक 0 1 0। ये 0 0 -1 है, जबकि क्या बनना चाहिए था? 0 0 1 बनना चाहिए था। तो यानी कि एक तो हमें 0 0 1 की आवश्यकता है और एक आवश्यकता है 1 0 0 की। तो इसमें 2 कॉलम कम है, एक तो 1 0 0 और एक 0 0 1। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? x5 और x6 कैसे चल लेने पड़ेंगे? कृत्रिम चल लेने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ x5 किस में जोड़ना पड़ेगा? x5 कौन से समीकरण में जोड़ूं? अल्फा 5 ये लिया ना, तो देखो एक कौन से समीकरण के साथ आ रहा है? पहले के। तो कौन से समीकरण में? पहले में। और ये जो x6 लिया है, x6 कौन से में जोड़ना पड़ेगा? तीसरे में। ठीक है भाई। x5 व x6 कृत्रिम चर लेते हैं, जिन्हें प्रथम व तृतीय समीकरण में जोड़ते हैं। प्रथम व तृतीय, फर्स्ट एंड थर्ड। समीकरण फर्स्ट व थर्ड समीकरण जोड़ दें। आप तो कुछ मत करना, गुणांक मैट्रिक्स बनाना और डायरेक्ट आंसर लगा देना। अब यही क्वेश्चन होता अगर एग्जामिनर थोड़ा सा इंटेलिजेंट तो है, अगर आप इंटेलिजेंट हो गए तो फिर आपसे थोड़ा सा ही ज्यादा रहेगा, है ना? थोड़ा सा ही मान के चलना, ज्यादा मत मान के चलना।
इतने इंटेलिजेंट बन जाओ फिर एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, एक आध क्वेश्चन ही ऐसा हो जो आपसे ना हो पाए, ये सभी होने चाहिए। एग्जामिनर अब पूछ लेता इसी क्वेश्चन में कितने न्यूनता पूरक चर और कितने आधिक्य पूरक चर जोड़े गए, तो उत्तर बताओ कितना होता भाई। x3 न्यूनता पूरक चर था और x4 आधिक्य, एक न्यूनता पूरक चर है इसमें, एक आधिक्य पूरक चर है और 2 कृत्रिम चर है। तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि एग्जामिनर दे सकता है इसमें न्यूनता पूरक चर व कृत्रिम चरों की संख्या क्रमशः है। क्रमशः शब्द यानी रेस्पेक्टिवली का बहुत बड़ा यूज होता है। अगर एग्जामिनर दे दे पहले कि कृत्रिम चर व आधिक्य पूरक चरों की संख्या क्रमशः है, तो पहले कृत्रिम चरों की संख्या बतानी पड़ेगी, बाद में आधिक्य पूरक चर। तो वहाँ ऑप्शन आएगा 2 और 1 और ऑप्शन मिलेगा 1 और 2, दोनों मिलेंगे। तो जल्दबाजी में बच्चा 1 और 2 लगा देता है, जबकि क्रमशः शब्द यानी रेस्पेक्टिवली शब्द अगर लगा रहा है तो उसको आप प्राथमिकता देंगे, उसी आधार पर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनके कारण क्वेश्चन आपका ना चाहते हुए भी क्या हो जाता है, गलत। जबकि हमें ना चाहते हुए तो क्वेश्चन कभी भी गलत करना ही नहीं है, ठीक है। जो हो सकता है तो उसका आंसर निकालेंगे हमेशा। ठीक है भाई। मैक्सिमम जेड की इक्वेशन, हाँ देखो, अगर कृत्रिम चर को लेते हुए अब इक्वेशन बनानी होती तो देयरफॉर सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो देयरफॉर समस्या का परिवर्तित रूप, कन्वर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम, कन्वर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम अगर पूछ रहे हो तो हम आपको बताते हैं अभी। हाँ जी, अब समस्या किस में बदल चुकी है आपकी, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है बोलो, माइनस का 5x1 माइनस का 2x2, कितना है बोलो, माइनस का 5x1 माइनस का 2x2। अबे x3 और x4 है नहीं इसमें, तो x3 और x4 के संगत गुणांक क्या आएंगे, 0 0। तो x3 आपने जोड़ा था वो 0 आएगा और x4 आपने जोड़ा था उसके संगत भी कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0। लेकिन मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ते हो तो उसके संगत उद्देश्य फलन में किससे गुणा करते हो, -m से। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन सा जोड़ा है आपने, एक तो x5, कौन सा जोड़ा है, कौन सा जोड़ा है बोलो, x5, तो -m से गुणा कर दिया। और एक जोड़ा है आपने कौन सा, x6, कौन सा जोड़ा है, x6, तो उसमें भी किससे गुणा कर दिया, -m से। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, हाँ जी, प्रतिबंध लिखो। प्रतिबंध, पहला प्रतिबंध तो कौन सा है, 3x1 प्लस x2, हाँ जी 3x1 प्लस x2, और x3 का गुणांक कितना बोलो इसमें, x4 का गुणांक भी कितना है इसमें, 0। अब हमने ये जो जोड़ा है इसमें कौन सा जोड़ा है, अल्फा 5, कौन सा कृत्रिम चर, अल्फा 5, अल्फा 5 का मतलब कौन सा हो गया, x5, तो इसमें जोड़ देंगे अब हम कौन सा, x5, और बराबर में कितना था, बराबर में कितना था इसमें, 4 था, ठीक है। दूसरी समीकरण कौन सी थी बोलो, x1 प्लस 2x2 प्लस का x3, x1 प्लस का 2x2 प्लस का x3। अब x4 का गुणांक कितना है इसमें बोलो, 0, x5 का गुणांक भी कितना है इसमें, 0। अभी चूंकि x6 6 वेरिएबल और लिए ना, एक वेरिएबल और बढ़ाया आपने, तो इसमें x6 का गुणांक कितना है बोलो, 0, और बराबर में कितना था, 4। अब इसमें x6 का गुणांक बोलो कितना है, 0, और बराबर में कितना है, 3। और लास्ट और आखिरी समीकरण बोलो, 2 1 0 माइनस 1, 2 1 0, x3 का गुणांक, x4 का गुणांक कितना था, -1, x5 का गुणांक कितना था, 0, और इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ा था आपने x6, तो इसका गुणांक कितना है, 1, और बराबर में कितना था, इसमें भी 3 था। तथा लास्ट और आखिरी कंडीशन आएगी हमारे पास, अब कितने वेरिएबल हो गए, 6, x1 x2 डॉट 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 x6 क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ पे 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं, एक तो कौन सा है और एक कौन सा है, जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं उनके संगत -m से गुणा करके लिखा जाता है उद्देश्य फलन में, और जहाँ m जो है बहुत बड़ी धनात्मक संख्या होती है,
जब m बहुत बड़ी धनात्मक संख्या है तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस m बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, ये हमारे पास बन जाता है इसका परिवर्तित रूप। अगर लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाहो तो कुछ समस्या ही। ठीक है, वो तो सिंप्लेक्स विधि में कराएंगे, वैसे लिख ही लो। 2x1 ये 2 है, ये x2 कर लो इसको। हाँ जी सर, x5 गोला में क्यों बंद करो? ये समझाने के लिए किया केवल। इसमें देखो कृत्रिम चर क्या है? 1 0 0। कौन सा है? अल्फा 5। 1 कौन सी पंक्ति के संगत आया है? पहली। तो x5 में का गुणांक आएगा 1। और यहाँ से देख तीसरी पंक्ति के संगत कौन सा है? x6। तो यानी कि x6 तीसरी पंक्ति में जोड़ेगा, दूसरी में कुछ नहीं जोड़ेगा। तो इन दोनों के गुणांक दूसरी में 0 0 है, तीसरी में इसका गुणांक 1 है और पहली में इसका गुणांक 1 है। ये 0 0 वो मैट्रिक्स बन जाती है। x5 और x6 आपके कैसे चर हैं? कृत्रिम चर हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं। x5 और x6 आपके कैसे वेरिएबल हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल है, यानी कि कृत्रिम चर है। एक क्वेश्चन करेंगे आप, क्या समझदारी का परिचय देंगे? क्या आप अपने आप को समझदार समझते हैं? क्या समझदार बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं तो बनिए, और नहीं बनना चाहते हैं तो कोई समस्या ही ना। ठीक है, बढ़े। क्वेश्चन और कराऊं? आप करेंगे उसको तो, है ना? लिख लो। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको, अब देखते हैं। जैसे कि ये तो बच्चों को याद था कि भाई हमने सीधा आंसर 2 याद रख रखा है। अब क्वेश्चन को बदल देते हैं और फिर कृत्रिम चरों की संख्या आपसे पूछते हैं कि कितनी होगी। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। आज ये क्वेश्चन लिखो, मैक्सिमम z इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन x1 प्लस x2 बराबर 3, x1 प्लस 3x2 बराबर 6 तथा x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। तब सिंप्लेक्स विधि से हल करते वक्त कितने कृत्रिम चरों की आवश्यकता पड़ेगी? हल करते वक्त समय कितने कृत्रिम चरों की आवश्यकता पड़ेगी? एक क्वेश्चन तो ये लिख दिया, इसी के साइड में दूसरा क्वेश्चन और लिख देते हैं, है ना। मैक्सिमम z इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2, ये दूसरा क्वेश्चन है ना।
सब्जेक्ट टू द कंडीशन x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल 3 और x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 6 तथा x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। दो क्वेश्चन देते हैं। अब दोनों में बताओ न्यूनतम पूरक चर और अधिकतम पूरक चरों की संख्या, और साथ ही बताओ भाई। हाँ जी बताइए, अगर बताना जानते हैं तो। देखो पहला तो ऑलरेडी समीकरण है, अब मैक्सिमम में दे ही रखा है, तो सबसे पहले को सॉल्व करते हो तो गुणांक मैट्रिक्स लिखेंगे आप कौन सी, ए। समझदारी का परिचय देंगे और कौन सी मैट्रिक्स लिखेंगे, ए। इसका गुणांक कितना है, 1। इसका गुणांक कितना है, 1। इसका गुणांक कितना है, 1। इसका गुणांक कितना है, 3। अब समीकरणों की संख्या कितनी है, 2। तो 2/2 की आधार मैट्रिक्स बननी चाहिए थी। 2/2 की आधार मैट्रिक्स 1 0 0 1। क्या इन दोनों एलिमेंटों में से कोई सा मिला है क्या, नहीं मिला। तो ये हमें क्या, ये तो अल्फा 1 पहला कॉलम था, ये कौन सा कॉलम था, तो मुझे 1 0 भी जोड़ना पड़ेगा और 0 1 भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अल्फा 3 और अल्फा 4। तो पहले समीकरण में तो क्या लेना पड़ेगा, x3 और क्या लेना पड़ेगा, x4। क्या लेंगे, कृत्रिम चर। कितने कृत्रिम चर लेने पड़ेंगे, 2। बात खत्म। अब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना पड़ता है एग्जाम पेपर में देखने को, पर वहां क्या है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आएंगे, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है कि नहीं आता। इसमें पहले में सेकंड इक्वेशन में x1 के स्थान पर 0x1 होता है। वेरी गुड, एक किया था। अब देखो तीसरा क्वेश्चन बना देते हैं हम फिर, ठीक है। सभी डाउट पूरे करो भाई, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। और खासकर एक बार जिस पे आ चुका है उसके डाउट तो पूरे क्लियर होने ही चाहिए। x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन x1 प्लस x2 बराबर में कितना, 3। और इन्होंने क्या दिया, 3x2 बराबर 6। तो x2 बराबर कर देते हैं हम कितना, ठीक है दादा। यही तो है, ठीक है। तो कितने कृत्रिम चर हैं बोलो, 2 कृत्रिम चर लेने पड़ेंगे। इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें भी 1 है, ये तो पहला हो गया। और दूसरा करो। अब भाई 2 समीकरण है तो 2/2 की आधार मैट्रिक्स, 2/2 की कैसी मैट्रिक्स, आधार मैट्रिक्स। तो लिखिए भाई, लिख लिया। दूसरे को कर लिया होगा लगभग सभी ने, और तीसरे को भी लगभग सभी ने कर ही लिया होगा, ठीक है भाई। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, गुणांक मैट्रिक्स लिखो
हाँ भाई, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ये ग्रेटर है तो घटाना पड़ेगा, ये लेस है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सेकंड को कर रहा हूँ मैं ना, ले लेते हैं हम पहले। तो x3 तो कैसा चल लिया बोलो? x3 आदित्य पूरक चर हुआ, x4 न्यूनता पूरक। एक आदित्य पूरक हो गया, एक न्यूनता पूरक हो गया। अब भाई कितना हुआ फिर बोलो? x1 प्लस x2 माइनस का x3 बराबर में 3। फिर हमारे पास x1 3x2 प्लस का x4 बराबर में 6। अब सीधा ही क्या लिखोगे? गुणांक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देयरफॉर a बराबर हो जाएगा अब हमारे पास कितना? 1 1 1 3 माइनस 1 0 और 0 और 1। अब देखो हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स बननी चाहिए थी। अब 0 1 तो बनना है, लेकिन क्या नहीं बन रहा? 1 0। तो 1 0 बनाने के लिए 1 0, ये पहला कॉलम था अल्फा 1, ये दूसरा था अल्फा 2, ये तीसरा था अल्फा 3 और ये चौथा था अल्फा 4। तो अब क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? अल्फा 5। कौन से समीकरण में? पहले समीकरण में। देयरफॉर x5 कृत्रिम चर प्रथम समीकरण में जोड़ते हैं। कौन से समीकरण में जोड़ते हो? प्रथम समीकरण में लेते हैं। कौन से समीकरण में लोगे? प्रथम समीकरण में। क्या लोगे? कृत्रिम चर, आर्टिफिशियल वेरिएबल। और उसके संगत उद्देश्य फलन में किससे गुणा कर देंगे? -m से। किससे गुणा कर देंगे? -m से। आसान था। लास्ट और आखिरी को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। दो समीकरण है ना, तो 2/2 की बनेगी। अब देखो 1 0 0 1 बन गई ना। हाँ, अब देखो ये बनेगी हमारे पास। अब इसमें से 0 1 तो है, लेकिन क्या नहीं था? 1 0 नहीं था, तो 1 0 जोड़ना पड़ेगा इसमें। यानी पहले में 1 आएगा और दूसरे में 0, यानी कि यहाँ पर जोड़ेगा हमारे पास अल्फा 5 या x5। अल्फा 5 या फिर क्या जोड़ेगा? x5 जोड़ेगा। कोई समस्या? अब देखो 2 या 3 दिन बाद पर डे 30 क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे लाइव करा दिए जाए करेंगे पर डे। 1 साल तो 1 साल तक चलेंगे। जैसे एक दिन में 30 क्वेश्चन होते हैं, तो एक महीना में कितने हो गए हैं? हाँ, वही कराएंगे। और 1 साल में 12,000 क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे आपके हैं। अब याद तुम कितने के रख पाए वो तुम्हारी, और ये क्लास में हो रहे हैं वो अलग हैं, अब टेस्ट सीरीज में होंगे वो अलग होंगे हैं? तो खुद बन जाते हैं। इनमें बनाने में क्या है? भाई 3 बना दिए, 4 बना देंगे, 5 बना देंगे, और क्या बनाने में क्या होता है? क्वेश्चन बस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को करा के कर रहे हैं। हाजी आवाज नहीं। हाजी मैक्सिमम जेड है। अब देखो ये बराबर में, ये भी बराबर में, तो ए लिख दो सीधा 1 0 1 1। अब 1 0 तो है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, तो एक और जोड़ना पड़ेगा अल्फा 3 0 1। तो दूसरे समीकरण में, द्वितीय समीकरण में कौन सा? x3 कृत्रिम चर लेते हैं। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल का क्वेश्चन आ जाता है तो क्या गलत करेंगे आप? एक आध क्वेश्चन जैसे 2022 में 2016 का रिपीट हुआ था, एक 2010 या 2011 के पेपर का एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, पर थोड़ी बहुत संख्या चेंज कर देता है एग्जामिनर। जैसे कि वहाँ पर एक बार क्वेश्चन आया था 2 की पावर 1/2 1/2 1/2 कुछ ऐसा चल रहा था 5 बार,
और यहाँ पर डिजिट बदल के 2 के स्थान पे 7 कर दिया था। तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, अब बच्चा है तो फिर भी वो सॉल्व भी करना पड़ो। अब वो 2 वाला याद था, 7 करते ही कि ये क्या दे दिया, इतना सा अंतर होता है। जबकि सेम क्वेश्चन होता है, केवल डिजिट भी बदल देता है एग्जामिनर कभी कभार। अब 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 में से अगर हमारे पास 50 नहीं हो रहे हैं तो 50 ही पूरे पेपर को कवर कर लेते हैं। हमें दिखाई देता है कि हम पे ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा। और बच्चे हुए 100 करते हैं ना, तो 100 में से फिर हमें छांटने पड़ते हैं। नहीं है, सभी आएंगे जब अच्छे से पढ़ लोगे ना तो सभी होंगे आपके। ठीक है, अब इसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की क्लास होगी। और आज के लिए एलपीपी में इतना ही है, कल देंगे एलपीपी में बच्चा कुछ।